नमस्कार दोस्तों। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले एक प्रमुख भारतीय सामाजिक सुधारक, शिक्षाविद और कवयित्री थी, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के दौरान महिला शिक्षा और सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनकी दूरदर्शी सोच की वजह से आज महिला समाज में अग्रणी भूमिका निभा पा रही हैं। उन्हें उस समय की कुछ साक्षर महिलाओं में गिना जाता है। सावित्रीबाई को पुणे में अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ भीलवाड़ा में स्कूल स्थापित करने के लिए श्रेय दिया जाता है। उनके द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए कार्य युगों युगों तक समाज को प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने बाल विवाह के प्रति शिक्षित करने और उन्मूलन करने, सती प्रथा के खिलाफ प्रचार करने और विधवा पुनर्विवाह के लिए वकालत करने के लिए बहुत मेहनत की। महाराष्ट्र के सामाजिक सुधार आंदोलन का एक प्रमुख व्यक्तित्व और उन्हें B.R. अम्बेडकर, अन्ना भाऊ साठे की पसंद के साथ दलित मंगल जाति का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाया और जाति और लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने में सक्रिय रूप से काम किया। तो आज सुनते हैं ऐसी महान महिला द्वारा किए गए कार्य और उनकी जीवनी के बारे में। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को नायगांव में कृषि परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नवसे पाटिल और माता का नाम लक्ष्मी था। वे परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। उन दिनों की लड़कियों का जल्दी ही विवाह कर दिया जाता था, इसलिए प्रचलित रीति रिवाजों के बाद 9 वर्षीय सावित्रीबाई की शादी 1840 में 12 वर्षीय ज्योतिराव फुले के साथ हुई। ज्योतिराव एक विचारक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और जाति विरोधी सामाजिक सुधारक थे। उन्हें महाराष्ट्र के सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारियों में गिना जाता है। सावित्रीबाई की शिक्षा उनकी शादी के बाद शुरू हुई। यह उनके पति ही थे जिसने सावित्रीबाई को सीखने और लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक सामान्य स्कूल से 3री और 4थी की परीक्षा पास की, जिसके बाद उन्होंने अहमदनगर में मिस फरार्स इंस्टीट्यूशन में प्रशिक्षण लिया। ज्योतिराव अपने सभी सामाजिक प्रयासों में सावित्रीबाई के पक्ष में दृढ़ता से खड़े रहते थे। पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल 1848 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई द्वारा शुरू किया गया था, परंतु इनके इस कदम के लिए परिवार और समुदाय के लोगों द्वारा दोनों का समाज में बहिष्कार कर दिया गया था। लेकिन फुले दंपति को एक दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने आश्रय दिया था, जिन्होंने स्कूल करने के लिए अपने परिसर में फुले को स्थान भी दिया था। सावित्रीबाई स्कूल की पहली शिक्षिका थी। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने बाद में मंगल और महार जातियों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए, जिन्हें अस्पृश्य व अछूत माना जाता था। वर्ष 1852 में 3 स्कूल फुले द्वारा चल रहे थे। उस वर्ष 16 नवंबर को ब्रिटिश सरकार ने फुले परिवार को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया, जबकि सावित्रीबाई को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का नाम दिया गया। उस वर्ष उन्होंने महिलाओं के बीच अपने अधिकार, गरिमा और अन्य सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से महिला सेवा मंडल भी शुरू किया। वह विधवाओं के बाल मुड़वाने के मौजूदा परंपरा का विरोध करने के लिए मुंबई और पुणे में नाई की हड़ताल आयोजित करने में सफल रही थी। फुले द्वारा संचालित सभी 3 स्कूलों को 1858 तक बंद कर दिया गया था। इसके कई कारण थे, जिसमें 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद स्कूल प्रबंधन समिति से ज्योतिराव के इस्तीफा और समाज द्वारा पीड़ित समुदायों के लोगों को भी शिक्षित करने का आरोप फुले दंपति पर लगा। एक वर्ष बाद सावित्रीबाई ने 18 स्कूल खोले और विभिन्न जातियों के बच्चों को पढ़ाया। सावित्रीबाई और फातिमा शेख ने महिलाओं और साथ ही अन्य लोगों को और कमज़ोर जातियों को पढ़ाना शुरू किया। इसे कई लोगों द्वारा अच्छी तरह से नहीं लिया गया था, विशेष रूप से पुणे की ऊपरी जाति जो दलित शिक्षा के खिलाफ थे। सावित्रीबाई और फातिमा शेख को स्थानीय लोगों ने धमकी दी थी और उन्हें सामाजिक रूप से परेशान और अपमानित किया गया था। जब वह स्कूल की ओर चली गई तो सावित्रीबाई पर गाय का गोबर, मिट्टी और पत्थरों को फेंका गया। हालांकि इस तरह के अत्याचार अपने लक्ष्य से निर्धारित सावित्रीबाई को हतोत्साहित नहीं कर सके और सावित्रीबाई और फातिमा शेख बाद में सगुनाबाई से जुड़ गई, जो अंततः शिक्षा आंदोलन में अग्रणी बनी। इस बीच 1855 में फुले जोड़े द्वारा कृषिविद और मजदूरों के लिए एक रात्रि विद्यालय भी खोला गया, ताकि वे दिन में काम कर सकें और रात में स्कूल में जा सकें। स्कूल छोड़ने की दर की जांच करने के लिए सावित्रीबाई ने स्कूल जाने के लिए बच्चों को वजीफा वेतन देने की प्रथा शुरू की। वह उन युवा लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बनी रही जिन्हें उन्होंने पढ़ाया था। उन्होंने उन्हें लेखन और पेंटिंग जैसी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया। सावित्रीबाई के मुक्ता साल्वे नामक छात्र द्वारा लिखे गए निबंधों में से एक इस अवधि के दौरान दलित स्त्रीवाद और साहित्य का चेहरा बन गया।
उन्होंने शिक्षा के महत्व पर माता पिता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित अंतराल पर अभिभावक शिक्षक बैठकें आयोजित की ताकि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें। वर्ष 1863 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने एक देखभाल केंद्र भी शुरू किया जिसे बाल हत्या प्रतिभानक गृह कहा जाता है, जो संभवतः भारत में स्थापित की गई पहली ऐसी संस्था थी जिससे गर्भवती ब्राह्मण विधवाएं और बलात्कार पीड़ित अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रख सकें और इस प्रकार विधवाओं की हत्या को रोकने के साथ साथ शिशु हत्या की दर को कम किया जा सके। 1874 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने काशीबाई नामक एक ब्राह्मण विधवा से एक बच्चा गोद लिया और इस प्रकार समाज के प्रगतिशील लोगों को एक मजबूत संदेश प्रस्तुत किया। यह दत्तक पुत्र यशवंतराव बड़े होकर डॉक्टर बने। ज्योतिराव ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। सावित्रीबाई ने बाल विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अथक प्रयास किया, दो सबसे संवेदनशील सामाजिक मुद्दे जो धीरे धीरे महिलाओं के अस्तित्व को कमजोर कर रहे थे। उन्होंने बाल विधवाओं को शिक्षित और सशक्त बनाकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया और उनके पुनर्विवाह की वकालत की। इस तरह की खोज रूढ़िवादी उच्च जाति के समाज से मजबूत प्रतिरोध के साथ भी हुई। सावित्रीबाई ने छुआछूत और जाति प्रथा के उन्मूलन में अपने पति के साथ मिलकर काम किया, जो निचली जातियों के लोगों के लिए समान अधिकारों को प्राप्त करने और हिंदू पारिवारिक जीवन में सुधार के लिए काम किया। इस दंपत्ति ने एक युग के दौरान अछूतों के लिए अपने घर में एक कुआं खोला, जब एक अछूत की छाया को अशुद्ध माना जाता था और लोग प्यासे अछूतों को पानी की पेशकश करने के लिए अनिच्छुक थे। सावित्रीबाई के दत्तक पुत्र यशवंतराव ने एक डॉक्टर के रूप में लोगों की सेवा करना शुरू किया। जब 1897 में बुलेसोनिक प्लेग महामारी ने नालसपोरा और महाराष्ट्र के आसपास के इलाके को बुरी तरह प्रभावित किया, तो साहसी सावित्रीबाई और यशवंतराव ने बीमारी से संक्रमित रोगियों का इलाज करने के लिए पुणे के बाहरी इलाके में एक क्लिनिक खोला। वह इस महामारी से पीड़ितों को क्लिनिक में ले आती, जहां उनका बेटा उन रोगियों का इलाज करता था। रोगियों की सेवा करते हुए वह खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई। 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई का निधन हो गया। समाज की सदियों पुरानी बुराइयों पर अंकुश लगाने और उनके द्वारा छोड़ी गई अच्छी सुधारों की समृद्ध विरासत में सावित्रीबाई का अथक प्रयास पीढ़ियों को प्रेरित करता है। 1983 में पुणे सिटी कॉरपोरेशन द्वारा उनके सम्मान में एक स्मारक बनाया गया था। इंडिया पोस्ट ने 10 मार्च 1998 को उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। 2015 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर उनके नाम पर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया गया था। सर्च इंजन गूगल ने 3 जनवरी 2017 को गूगल डूडल के साथ उनकी 186वीं जयंती मनाई थी। सावित्रीबाई फुले पुरस्कार महाराष्ट्र में महिला समाज सुधारकों को प्रदान किया जाता है। इस तरह से एक महिला की दृढ़ इच्छा शक्ति ने महिला सशक्तिकरण के लिए उस दौर में काम किया जिस दौर में हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। न हमारे पास इतने संसाधन थे, न हमारा समाज इतना विकसित था। आज के दौर की महिलाएं उनके द्वारा किए गए महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के कार्य के लिए हमेशा उनकी ऋणी रहेंगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की प्रेरक कहानी, जो कि हमें आज भी प्रेरित करती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।